नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ प्लैनेट में। कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका नेचर और उसके फीचर्स के साथ साथ हमने प्रीएम्बल, बोरोड फीचर्स और आर्टिकल्स 1 एंड 2 को भी देखा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आर्टिकल 3 को डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के एंड में आपको आर्टिकल 3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस भी बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम आर्टिकल 3 जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है वैसे ही देख लेते हैं, फिर उसको अच्छी तरह समझेंगे। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। पार्लियामेंट में बाय लॉ। क्लॉज ए फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स or parts of states or by uniting any territory to a part of any state. Clause B increase the area of any state. Clause C diminish the area of any state. Clause D alter the boundaries of any state. Clause E alter the name of any state. यानी कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो सिंपल लॉ बनाकर ये सब चीज़ें कर सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन ए से ई क्लॉजेज में स्टेट्स वर्ड का संबंध इंडियन स्टेट्स यानी राज्य और यूनियन टेरिटरीज दोनों से है। इस आर्टिकल के अनुसार पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि किसी स्टेट की बाउंड्री या एरिया बदलते वक्त या नाम बदलते वक्त उस स्टेट से मंजूरी या सलाह लेना कोई ज़रूरी नहीं है, और ऐसा करते वक्त जो लॉ बनेगा वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। अब सिंपल मेजॉरिटी से पास होने वाला ये लॉ जिससे किसी स्टेट की बाउंड्री, एरिया या नाम को बदला जा सकता है, उसको बनाते वक्त नीचे दी गई कंडीशंस को फॉलो करना ज़रूरी है। पहली कंडीशन ये कि कोई भी बिल जो किसी स्टेट की बाउंड्री, नाम या एरिया को बदलता हो वो डायरेक्ट पार्लियामेंट के किसी हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि प्रेसिडेंट उस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए रेकमेंड ना करे, यानी प्रेसिडेंट की कंसेंट से इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन, जिस स्टेट के साथ ये सब हो रहा है उस स्टेट की लेजिस्लेचर को ये बिल प्रेसिडेंट द्वारा रेफ़र यानी भेजा जाएगा ताकि उस स्टेट की लेजिस्लेचर इस बिल के प्रति अपने विचार प्रकट कर सके। ये प्रोसेस प्रेसिडेंट द्वारा डिसाइडेड एक सीमित समय में होगा और इस समय सीमा को प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से बढ़ा भी सकता है। और यदि स्टेट लेजिस्लेचर उस समय सीमा के अंदर अपने विचार प्रकट नहीं करती है तो पार्लियामेंट में वो बिल इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, भले ही स्टेट लेजिस्लेचर ने अपने विचार प्रकट ना किए हों। लेकिन यदि स्टेट लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट द्वारा दी गई समय सीमा में उस बिल पर अपने विचार प्रकट कर भी दे, तब भी पार्लियामेंट उन विचारों को माने या ना माने ये पार्लियामेंट की अपनी मर्जी होगी। ये चीज़ बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में क्लियर हुई। एक और बात, समझ लो बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो चुका है और उसमें कोई अमेंडमेंट किया जाना है, तो ये चीज़ स्टेट लेजिस्लेचर को बार बार बताना भी ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ री बारूबारी यूनियन केस से क्लियर हुई थी। स्टेट्स का तो इस कंडीशन में ऐसा हाल है कि केवल दिखने के आम, ना आम के आम और ना गुठलियों के दाम। इससे साफ साफ पता चलता है कि कोई स्टेट एग्जिस्ट करेगा या नहीं इसकी मर्ज़ी पूरी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। ऐसी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसलिए है क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि यूनियन ऑफ इंडिया सभी स्टेट्स को मिलाकर है, जिसमें स्टेट्स की अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है। तो आर्टिकल 2 और 3 दर्शाते हैं कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन इस केस में फ्लेक्सिबल है, जिसमें सिंपल मेजॉरिटी और ऑर्डिनरी लॉ से सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया का पॉलिटिकल मैप चेंज कर सकती है। क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इंडिया के किसी स्टेट का एरिया डिमिनिश यानी कम करके सीड यानी फॉरेन दूसरी कंट्री को दे दे? आर्टिकल 3 क्लॉज सी के अनुसार पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इंडिया के किसी भी स्टेट के एरिया को घटा सकता है। तो ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने तब आया जब प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी कि आर्टिकल 3 क्लॉज सी की मदद से क्या पार्लियामेंट किसी इंडियन स्टेट के एरिया को कम करके फॉरेन कंट्री को दे सकता है या नहीं। ये बात है उस समय की जब कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट 1958 में हुआ था, जिसमें बेरूबारी यूनियन का लगभग आधा हिस्सा पाकिस्तान को देने की बात की गई थी। बेरूबारी यूनियन वेस्ट बंगाल में है।
कुछ पॉलिटिकल विरोधों के कारण प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से इस मैटर में राय मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये ट्रांसफ़र एग्रीमेंट ऑर्डिनरी लॉ बना के करना गलत है और आर्टिकल 3 क्लॉज सी के अनुसार पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है जिससे वो किसी स्टेट के एरिया को कम करके किसी फॉरेन यानी दूसरी कंट्री को वो एरिया सीड कर सके। और यदि ऐसा करना है तो ऑर्डिनरी लॉ पास करके काम नहीं चलेगा, उसके लिए आर्टिकल 368 यानी 368 का यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना ज़रूरी होगा, जो कि काफ़ी रिजिड प्रोसेस होता है। इसका मतलब ये कि अगर किसी स्टेट का एरिया आर्टिकल 3 क्लॉज सी के द्वारा पार्लियामेंट ने कम किया होगा तो वो एरिया इंडिया का ही रहेगा और जिसे केवल स्टेट्स के बीच में ही बांटा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के पास किसी टेरिटरी को एक्वायर करने या सीड यानी फॉरेन कंट्री को अपनी टेरिटरी देने की पावर नहीं है। टेरिटरी लेना या देना किसी भी सॉवरेन नेशन की खासियत होती है और हमें पता है कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है जो किसी टेरिटरी को एक्वायर और सीड कर सकती है। और वो जो बेरुबारी यूनियन केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से फिर 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 ला के इंडिया ने वो बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल कर दिया। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आर्टिकल 3 अच्छी तरह समझ में आया होगा। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को मैंने सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक प्लेलिस्ट में अरेंज किया है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन हिंदी, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। और चैनल पर जो प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है वहाँ पर भी ये प्लेलिस्ट आपको ईजिली मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के एंड में जो पोस्टर आएगा उस पर क्लिक करके भी आप उस प्लेलिस्ट तक जा सकते हैं। दोस्तों, आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। बाय बाय।